कैटरेक्ट किसी को हो गया, किसी को नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। कैटरेक्ट सबको होता है और सबको होना ही है। लोग बोलते हैं कि आप सूरज को नंगी आंखों से देखो तो आपका आंख मजबूत हो जाएगा या आपका चश्मा हट जाएगा, ऐसा बहुत बिल्कुल ही गलत है। ये सिर्फ फादर को चश्मा है तो 50% चांस बढ़ जाता है कि बच्चे को चश्मा होगा। सूरज को जल देने से बोलते हैं आईज की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, तो वो क्या फंडा है? पर अगर कोई कहे कि आप घास पे चलो और आपका कैटरेक्ट हट जाएगा, आप घास पे चलो आपका चश्मा हट जाएगा, तो ऐसे कोई भी एविडेंस बेस्ड नहीं है। और हम तो सर्जरीज का जब नाम सुनते हैं तो वैसे ही डर जाते हैं। तो लेसिक सर्जरी कितनी बड़ी सर्जरी होती है? ऑलमोस्ट हर हफ्ते 1-2 पेशेंट ऐसे देखते हैं जो बोलते हैं कि हम कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो गए और नेक्स्ट डे उनकी आंखें पूरी सूजी रहती हैं, पूरी रेड रहती है। ये तो फर्स्ट स्टेज है कॉन्टैक्ट लेंस प्रॉब्लम का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू भावना सिद्धू पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेश सिंह, जो भारती आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और कॉर्निया एंड कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर भूपेश सिंह ने कॉर्निया और कैटरेक्ट की हजारों सर्जरीज की हैं। तो चलिए आज मैं आपको मिलाती हूँ डॉक्टर भूपेश सिंह से। डॉक्टर भूपेश जी, आपका स्वागत है भावना सिद्धू पॉडकास्ट पर। थैंक यू भावना जी, मुझे इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट पे। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। स्वस्थ है और आप बहुत कूल भी लग रहे हो इस ड्रेस में। थैंक यू। सो ये ड्रेस हम आई डॉक्टर्स की पहचान है एक्चुअली। तो हम लोग दिन भर इसी ड्रेस में रहते हैं बिकॉज ऑपरेशंस में, फिर ओपीडी में। तो ये ड्रेस में आने के बाद हम टोटली आई सर्जन बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पॉडकास्ट में भी हम, क्योंकि एज अ आई डॉक्टर मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा तो बेटर रहेगा कि मैं आई डॉक्टर की ही ड्रेस में रहूं। ओके, तो आप जैसे डेली एक ही ड्रेस पहनते तो इज इट बोरिंग और यू फील कॉन्फिडेंट? सो डेफिनेटली आई फील कॉन्फिडेंट एंड अदर बेस्ट थिंग इज कि मेरे पेशेंट्स को भी मेरे में कॉन्फिडेंस आता है मुझे डॉक्टर की ड्रेस में देख के। एज ए जनरल पर्सन मेरे लिए ये ड्रेस बहुत ही हीरोइक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना जी, थैंक यू। ओके, तो भारती आई हॉस्पिटल के बारे में आप भारती आई हॉस्पिटल दिल्ली में है एंड अराउंड 40 साल पहले भारतीय फाउंडेशन के नाम से हमने पटेल नगर में शुरू किया था सेंटर डॉक्टर एस भारती ने। और इस टाइम पे हमारी 4 ब्रांचेस हैं दिल्ली के अंदर ही। ग्रेटर कैलाश 1 में एक ब्रांच है भारतीय आई हॉस्पिटल, एक द्वारका मोड़ पे है, एक ब्रांच ओखला में है। इन हॉस्पिटल्स में अराउंड 15 के आसपास डॉक्टर्स काम करते हैं। और ये डॉक्टर्स सारे आँख के स्पेशलिस्ट ही हैं, पर आँख में भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जैसे रेटिना स्पेशलिस्ट, कॉर्निया स्पेशलिस्ट, इसी टाइप के डिफरेंट स्पेशलिस्ट काम करते हैं। और करीब 100 लोगों का स्टाफ है जो इन ब्रांचेस में काम करता है। और हम कोशिश करते हैं कि आँखों की जितनी भी समस्याएं हैं, बेसिक चश्मा के नंबर देने से लेके कॉर्निया ट्रांसप्लांट, रेटिना सर्जरी करने तक, हम ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने मरीजों को। और हम कोशिश करते हैं कि हम इन सर्विसेज का स्टैंडर्ड, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी जो सर्विसेज दी जाती है, हम वही सिमिलर स्टैंडर्ड की सर्विसेज अपने पेशेंट्स को दें। ओके, मेरे को सबसे पहले यही सवाल मन में आया कि आजकल जब हम पब्लिकली किसी भी प्लेस पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि 50%, आई विल से more than 50% लोगों को चश्मा लगा हुआ है। ठीक है, और जो 50% जो बच जाते हैं ना, उनमें हो सकता है कि दे आर वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंस। 10 to 20% हो सकता है कॉन्टैक्ट लेंस पहन ले। और फिर जब हम इस रिगार्डिंग अपने किसी बड़े से बात करते हैं या फिर किसी डॉक्टर से बात करते हैं या किसी भी स्पेशलिस्ट से अगर मैं बात करती हूँ, तो वो स्क्रीन टाइम को बहुत बड़ा ब्लेम देते हैं। तो मैं आज एक आई डॉक्टर से ये जानना चाहती हूँ कि क्या केवल स्क्रीन टाइम को ब्लेम देना ठीक है या फिर इसके और भी कुछ रीजंस हैं? तो अगर स्क्रीन टाइम की बात की जाए तो स्क्रीन टाइम डेफिनेटली सबसे बड़ा रीज़न है बच्चों में चश्मा आने का। क्योंकि अगर हम बात करें आज से 20 साल पहले, जब हम लोग बचपन में थे या कम एज में थे, उस टाइम पे हमारे दोस्त या हम सब मोस्टली 10 में से कोई एक बच्चा या 2 बच्चा चश्मा लगाता था। पर आज की डेट में आप किसी भी नर्सरी की क्लास में जाइए, क्लास 1 में जाइए, तो एटलीस्ट 50% बच्चे चश्मा लगा रहे हैं। तो क्या बदलाव आया 20 साल में? अगर हम खुद देखें तो बदलाव सिर्फ एक ही आया कि कंप्यूटर, मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी बच्चों के लिए वो ज़्यादा बढ़ गई है। सारा काम, हर चीज़, एंटरटेनमेंट सब चला गया है कंप्यूटर, मोबाइल पे। पहले हम लोग शाम को खेलने जाते थे, अभी बच्चे शाम को मोबाइल पे बैठते हैं 1 घंटे 2 घंटे। तो डेफिनेटली, और बहुत सारी रिसर्च भी हुई है चाइना में, जापान में, अमेरिका में, जो सारी रिसर्च यही बोलती हैं कि जो भी बच्चा अगर 1.5 से 2 घंटे पर डे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करता है
तो उसका ग्लास लगने का चांस एटलीस्ट 100% टाइम से बढ़ जाता है। ओके। तो ये लागू होता है स्पेशली छोटे बच्चों को, जो उनकी एज ग्रो कर रही है। एटलीस्ट 2 साल से लेके 12 साल या 14 साल वाली जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा खतरा है स्क्रीन टाइम का। तो अमेरिकन सोसाइटी ने रिकमेंड किया है कि 2 साल से छोटे बच्चों को का स्क्रीन टाइम हैज़ टू बी 0, मतलब 1 मिनट भी नहीं दिखाना है 2 साल तक के बच्चों को, क्योंकि 2 साल बहुत ही क्रूशियल टाइम है नज़र डेवलप होने के लिए। और 2 साल के बाद भी मैक्सिमम टाइम जो अलाउ किया है उन्होंने, वो बोला है 1 से 1.5 घंटे। तो बच्चा अगर 1 से 1.5 घंटे देखता है थोड़े थोड़े इंटरवल पे, तो उतना टॉलरेबल है। पर अगर उससे ज़्यादा देखता है तो बहुत हाई चांस है कि बच्चे को चश्मा लगे। तो डेफिनेटली स्क्रीन टाइम एक मेजर इशू है। ओके। और अगर स्क्रीन टाइम के अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेरिडिटरी। सो जिनके पेरेंट्स को चश्मे का नंबर होता है, अगर सिर्फ फादर को चश्मा है तो 50% चांस बढ़ जाता है कि बच्चे को चश्मा होगा। अगर फादर मदर दोनों को चश्मा है तो 80 to 90% चांस बढ़ जाता है कि बच्चे को चश्मा हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी के पेरेंट्स अगर चश्मा लगा रहे हैं और उनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लगता है उन्हें, तो भी उसको 3 साल की उम्र में डॉक्टर को दिखाएं ही ज़रूर। क्योंकि कई बार बच्चे कंप्लेंट नहीं करते कि उनका नज़र कम है या नॉर्मल है, जब तक कि वो स्कूल नहीं जाते। तो स्कूल जाने से पहले उनका एक बार विजन टेस्ट ज़रूर करा लें, जिससे कि हम कोई भी चीज़ मिस ना कर दें। ऐसा ना हो कि चश्मा ना लगाने की वजह से उनकी आँख सुस्त हो जाए या लेज़ी आई हो जाए, या उनका विजन डेवलपमेंट ना हो, या उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप 3 साल की उम्र में बच्चे का चश्मा चेक कराइए, चाहे वो कंप्लेंट कर रहा हो या कंप्लेंट ना कर रहा हो। ओके। और जैसे कि मैं खुद स्पेक्स पहनती हूँ, मेरे हस्बैंड भी स्पेक्स पहनते हैं, तो लाइक इज़ देयर एनी प्रिवेंटिव थिंग विच वी कैन डू कि हमारे बच्चों को स्पेक्स ना लगे? अभी साइंस में कोई भी हेरिडिटरी बीमारियों का इलाज नहीं निकला है। सो अगर जो हेरिडिटरी फैक्टर है चश्मा आने के लिए, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली जैसे हमने बात करी स्क्रीन टाइम, लाइफस्टाइल चेंजेस, तो ये मेक श्योर करें कि जैसी लाइफस्टाइल हमने जी है आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले, कि रोज़ बाहर जाना, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे बाहर खेलना, थोड़ा सनलाइट से एक्सपोजर लेना, दोस्तों के साथ खेलना। तो उसमें क्या होता है कि जब हम बच्चा बाहर रहता है तो उस टाइम पे उसकी जो आँखों की मसल्स हैं वो बहुत ही रिलैक्स स्टेट में रहती हैं, क्योंकि वो दूर के गेम्स खेलता है। वो कोई कंप्यूटर, मोबाइल या चेस नहीं खेलेगा बाहर। तो बच्चा जब दूर के गेम्स खेलता है तो उसकी मसल्स रिलैक्स स्टेट में रहती हैं। तो जितना ज़्यादा मसल्स रिलैक्स स्टेट में रहेंगी, उतना ही कम चांस होता है चश्मे का नंबर आने का। यही रीज़न है कि स्क्रीन टाइम क्यों नंबर बढ़ाता है, क्योंकि जब आप मोबाइल या कंप्यूटर को पास से देख रहे होते हैं तो जो आपकी आँखों की मसल्स है वो बहुत कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होती हैं, और उसकी वजह से आँखों का जो साइज़ है, जो आईबॉल का लेंथ है, वो बढ़ता जाता है। आईबॉल इलोंगेट होती है। आईबॉल इलोंगेट होने का मतलब है कि बच्चे को चश्मे का नंबर आना ही आना है। तो इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों को करानी ही चाहिए, क्योंकि आजकल सारा सोसाइटी कल्चर आ गया है, फ्रेंड्स बहुत कम हैं, खेलने की जगह बहुत कम है, ग्राउंड्स कम है, स्कूल भी का भी फोकस मेनली पढ़ाई पे ही है। हम लोग के टाइम पे हर रोज़ गेम्स पीरियड होता ही था। आजकल गेम्स पीरियड स्कूलों ने बंद कर दिए, टोटल फोकस पढ़ाई पे कर दिया। Now तो वो सब भी games are फैक्टर, switched with dance classes, dance karate classes, classes, karate which class. are all indoor. Yeah, so everything is indoor. So outdoor activities are must in a growing age, at least up to the 14 years of age. हर बच्चे को 1 घंटे से 2 घंटे बाहर खेलना ही चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है इन प्रॉब्लम से बचने के लिए। ओके डॉक्टर भूपेश, अगर ठीक है स्पेक्स की हमने बात की, लेकिन अगर एक बार स्पेक्स लग गए बच्चों को, तो उसके बाद क्या, मतलब आपको पूरी लाइफ स्पेक्स के साथ गुजारनी है? कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने जाए, लेसिक सर्जरी कराई जाए, तो क्या किया जाए? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि मेरे सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरे बच्चे को चश्मा लग रहा है, अब इसका फ्यूचर में क्या होगा? क्या ये हमेशा चश्मा लगाएगा? कब हटा सकते हैं? कैसे हटा सकते हैं? क्या सेफ रहेगा? तो अगर हम बात करें चश्मा हटाने के बारे में, तो कोई भी ऑपरेशन, कोई भी लेज़र प्रोसीजर 18 साल की उम्र से पहले नहीं किया जाता। तो फर्स्ट स्टेप तो यही कि बच्चे का हर 6 महीने पे अपने आई डॉक्टर से चेकअप कराया जाए, उनको सही ग्लास का नंबर पहनाया जाए। ऐसा ना हो कि आपने एक बार नंबर दिलाया और फिर साल 2 साल 3 साल के लिए दिखाने ही नहीं गए डॉक्टर के पास। वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का नंबर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। जितना कम उम्र है उतना फास्ट फ्लक्चुएशन है बच्चों के नंबर में। तो बेटर होता है कि आप 6 मंथ पे दिखाइए, सही नंबर चश्मे पहनाइए। और एक बार जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कुछ भी प्रोसीजर कराने के लिए, कि चश्मे का नंबर रुका हुआ होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का नंबर 18 साल की उम्र में भी बढ़ रहा है मान लीजिए, तो उसका फिर कुछ भी ट्रीटमेंट करना एडवाइजेबल नहीं होता।
क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र सर्जरीज़ हैं, ये नंबर को ख़त्म कर सकती हैं। उस पॉइंट पे जो भी नंबर होगा वो ख़त्म कर सकती है, पर नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये बॉडी खुद डिसाइड करती है। तो डेफिनेटली आपको आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज एटलीस्ट 1 साल का पीरियड देखना चाहिए कि नंबर रुका हुआ है, स्टेबल है, तभी हम लोग को लेज़र के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो हम बात करते हैं अगर ट्रीटमेंट की, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। लेसिक एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि हम सबको पता है कि लेसिक लेज़र से चश्मा हट सकता है। अब लेसिक लेज़र के अलावा भी बहुत सारी नई सर्जरीज आ गई हैं, जैसे स्माइल सर्जरीज है। कुछ पेशेंट जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए किसी का नंबर 10 नंबर या 12 नंबर, 15 नंबर, ऐसे पेशेंट भी बहुत होते हैं जिनका 18, 20 नंबर भी होता है। तो उन केसेस में लेज़र नहीं हो सकता क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर लेज़र से करेक्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए ICL सर्जरीज है, आँख के अंदर एक कॉन्टैक्ट लेंस फिट कर देते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, जिससे उनका चश्मा हट जाता है। तो इन सर्जरीज के लिए कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जो जैसे हमारे ब्लैक पोर्शन है कॉर्निया, तो लेज़र सर्जरी क्योंकि कॉर्निया पे करते हैं तो कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए, उसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करते हैं और फिर हम लोग पेशेंट को गाइड करते हैं। अगर हम बात करें सेफ्टी की, कितना सेफ है लेज़र प्रोसीजर, तो वर्ल्ड वाइड लेज़र ऑलमोस्ट पिछले 30-35 सालों से हो रहा है। और अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो आँख की किसी भी ट्रीटमेंट से ये ट्रीटमेंट सेफ है। ओके, तो सर्जरीज का जब नाम सुनते हैं तो वैसे ही डर जाते हैं। तो लेसिक सर्जरी कितनी बड़ी सर्जरी होती है? अगर सर्जरी की बात करें तो हम लोग लेसिक को कई बार सर्जरी बोलते ही नहीं, हम लेसिक को प्रोसीजर बोलते हैं, बिकॉज लेसिक में हम आँख के अंदर नहीं जा रहे हैं। हम जो भी ऑपरेशन या जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं सारा एक्सटर्नल है, हमें सिर्फ कॉर्निया का शेप चेंज करना होता है नंबर हटाने के लिए। हम आँखों में कोई भी कट नहीं लगा रहे कि हम ब्लेड से अंदर जा रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो। तो लेज़र बेसिकली, और इसका जो टाइम है सर्जरी करने का, एक आँख की लेसिक सर्जरी करने का टाइम लगता है 2 से 2.5 मिनट। तो दोनों 2 से 2.5 मिनट? आई थॉट जब आपने 2 से 2.5 बोला घंटे बोलोगे। नहीं, तो बहुत ही फास्ट ट्रीटमेंट है और करीब अगर ठीक से होता है तो 2.5 मिनट एक आँख पे, 2 से 2.5 मिनट, 5 मिनट में दोनों आँखों का ट्रीटमेंट हो जाता है और इतना सेफ है। और रिकवरी की बात करें तो रिकवरी भी उतनी सेफ है। ऑलमोस्ट हर पेशेंट को नेक्स्ट डे 95% to 100% विजन 24 घंटे के अंदर आता ही आता है। कोई भी बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं है कि आपको लेटे रहना है बेड पे, या पट्टी लगानी है, चश्मा लगाना है, या ऑफिस से छुट्टी लेनी है। नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि 2 से 3 दिन की छुट्टी ऑफिस से बहुत है। मोस्टली पेशेंट मेरे ऑपरेशन के नेक्स्ट डे खुद ड्राइव करके आते हैं। तो ये इतना सेफ प्रोसीजर, तो ये कहना गलत होगा कि एक तरीके की कोई बड़ी सर्जरी है। एक तरीके का प्रोसीजर है जिससे कि आपका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो सकता है। ओके, एक बार लाइफस्टाइल चेंज हो गया, स्पेक्स हट गया, तो इज इट रिवर्सिबल? जो जनरली लोगों को लगता है कि नंबर वापस आ जाता है, फिर से स्पेक्स पहनने पड़ते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके का ये मिथ है, एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि बहुत लोग का नंबर वापस आ जाता है। तो ऐसे हमने डिस्कस किया कि जो भी लेज़र सर्जरीज हैं वो जिस दिन सर्जरी हो रही है उस दिन पेशेंट की आँख में जो भी नंबर है उसको 0 करता है, लेकिन उसका नंबर बढ़ेगा फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा, ये अगेन बॉडी और बॉडी के हार्मोन से डिसाइड करते हैं, जिसमें डॉक्टर या किसी भी सर्जरी का कोई रोल है ही नहीं। हम सिर्फ नंबर को 0 करते हैं उस दिन। मान लो 1 साल 2 साल के बाद को कुछ नंबर आता है तो वो सर्जरी की वजह से नहीं आता, वो नंबर आता है उसके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज बॉडी का नंबर हार्मोन्स डिसाइड करते हैं, बॉडी की ग्रोथ डिसाइड करती है। तो इसलिए वो बहुत, और नंबर आने का बात करते हैं अगर हम लोग की, तो कह सकते हैं कि 100 में से 2 से 3 लोगों को नंबर आ सकता है डेफिनेटली, स्पेशली फीमेल्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, ऐसे हार्मोन चेंजेस आते हैं आँखों में या बॉडी में, जिसकी वजह से आँखों का साइज चेंज होता है, नंबर आ सकता है। पर अगेन मैंने बताया इंसिडेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अराउंड 2 to 3% ओनली, नॉट मोर देन दैट। तो प्रिटी सेफ है, प्रिटी स्टेबल है। और एक अच्छी बात ये है कि एडवांस सर्जरीज के साथ कि अगर किसी का नंबर दोबारा आ भी जाता है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो उसमें लेज़र ऑगमेंट करके हम उस नंबर को फिर से हटा सकते हैं। वो भी ऑप्शन है सेफली, विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम टू द आई, तो वो भी किया जा सकता है। तो इसलिए अगर 100 में से 98 लोगों को सक्सेस मिला है तो दैट्स अ गुड सर्जिकल आउटकम। ओके, और अगर इन सब उनके बाद भी अगर लेसिक की बजाय हम कॉन्टैक्ट लेंसेज को प्रेफर करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज कितने सेफ हैं और पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए? डेफिनेटली, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी बहुत सारी लोग पहनते हैं, स्पेशली जब एक बार बच्चे 15-16 साल की उम्र में आते हैं और उनको चश्मे पहनने में ऑकवर्ड लगता है ड्यू टू कॉस्मेटिक कंसर्न और ड्यू टू सोशल कंसर्न, तो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरफ जाते हैं, पहनते हैं लोग। तो कॉन्टैक्ट लेंस एक अच्छा तरीका है चश्मे को से बचने का, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ कुछ
चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस अच्छी कंपनी का होना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस को हम लोग जो हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, पहनने से पहले हाथों को धुलना, कॉन्टैक्ट लेंस को क्लीन करना, उसको सेफली रखना, कॉन्टैक्ट लेंस किसी और के साथ शेयर ना करना। तो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो नहीं सकते। अगर कोई भी आदमी कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो जाता है तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कॉन्टैक्ट लेंस से जो भी इंड्यूस इन्फेक्शन है वो ब्लाइंडनेस तक कॉज करते हैं। तो It happens with me one time, like I was wearing contact lenses and I was busy for more than 24 hours, and after that I just slept. And when I woke up तो मेरी आंखें पूरी सूजी हुई Red थी, and swelling हो और जाता है। उसके बाद से आज तक मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहने हैं। तो ये, और क्योंकि बच्चे यंग होते हैं, 16-17 साल की एज है, वो उतना ध्यान देते नहीं, कभी पार्टी में गए, शादी में गए, कॉन्टैक्ट लेंस लगाया और वैसे ही सो गए। तो ये बहुत कॉमन है। हम लोग ऑलमोस्ट हर हफ्ते 1-2 पेशेंट ऐसे देखते हैं जो बोलते हैं कि हम कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो गए और नेक्स्ट डे उनकी आंखें पूरी सूजी रहती, पूरी रेड रहती। ये तो फर्स्ट स्टेज है कॉन्टैक्ट लेंस प्रॉब्लम का। अगर उसी स्टेज में इन्फेक्शन एडअप हो जाता है तो वो एक परमानेंट डैमेज भी कर सकता है आंखों को। तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनिए, पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके जो गाइडलाइंस है पहनने के, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एक बात। दूसरी प्रॉब्लम जो कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ आती है वो आती है जो लोग कई सालों से कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को कई सालों के बाद कॉन्टैक्ट लेंस से इंटॉलरेंस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आंखों में जैसे पहनेंगे लेंस, रेडनेस शुरू हो जाएगी, इचिंग शुरू हो जाएगा, फॉरेन बॉडी शुरू हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स बताते हैं कि आपको अब कॉन्टैक्ट लेंस से इंटॉलरेंस हो रही है। इट्स टाइम टू स्टॉप द लेंसेज एंड शिफ्ट टू द ग्लासेस और सम अदर मोडेलिटी। तो वो प्रॉब्लम होती है, बट इन जनरल कॉन्टैक्ट लेंसेज अच्छे अगर सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाएँ तो। ओके और जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं जनरली, जैसे आपकी लेफ्ट आई का नंबर अलग है, राइट आई का नंबर अलग है, तो इट हैपन्स सो मैनी टाइम कि आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज मिक्स हो जाते हैं एंड आप लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में पहन तो लेते ये हैं। प्रॉब्लम है। इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज का बॉक्स होता है जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस रखे जाते हैं, उसमें वो लोग RNL लिख के देते हैं कि राइट का उतारिए तो राइट में रखिए, लेफ्ट का उतारिए तो लेफ्ट में रखिए। बट कोई भी ऐसी चीज़ें 100% टाइम्स लोग नहीं फॉलो कर पाते। आप रात को 1 बजे पार्टी से लौट रहे हो, आप थके हुए, आपको नींद आ रही है और आपने निकाला और रखा और सो गए। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए कॉन्टैक्ट लेंसेज उतने पॉपुलर नहीं हो पाए जितना कि लेसिक सर्जरी या लेज़र सर्जरीज हो गई। बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए आपको हर रोज़ सेम प्रिकॉशन लेना ही लेना है सेफली पहनने के लिए। बट लेसिक सर्जरी है या लेज़र सर्जरी है, एक बार करा है उसके बाद आपको कोई प्रिकॉशन नहीं लेना। तो इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर मोडेलिटीज़ हैं, ये बात है। ओके एंड कॉस्मेटिक के पर्पस से जो हम कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, तो इज़ इट लाइक फाइन? और ये कलर वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी कुछ आपको डैमेज होता है? फैशन ट्रेंड आजकल बहुत हो गया है, हर किसी को अपने मैचिंग एक्सेसरीज पहनने का शौक है। तो लोग सोचते हैं कि अगर हम आंखों का कलर भी चेंज करें टेम्परेली और परमानेंट, तो टेम्परेली कलर चेंज करने के लिए कॉस्मेटिक कलर लेंसेज आते हैं डिफरेंट कलर्स के। उतना ही सेफ है जितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ होते हैं। अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रिकॉशंस। उसमें ऐसा नहीं कि हार्मफुल हैं और नुकसान करेंगे। अगर कहीं शादी में जाना है आपको 2 घंटे के लिए कलर लेंसेज पहनने, नो प्रॉब्लम, आप पहनिए, बट फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि कैसे उसको साफ करना है, कैसे रखना है, एक लिमिट से ज़्यादा पहनना नहीं है। वो सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी तो पहने जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा हार्म नहीं है कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ। कॉस्मेटिक से मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई है कि बोटॉक्स हम कराते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज हम कराते हैं, आई फिलर्स हम कराते हैं, मतलब इट्स वेरी पॉपुलर ट्रेंडिंग। इट्स नॉट लाइक कि सेलिब्रिटीज़ ही करा रहे हैं, आजकल जनरली भी लोग करा रहे हैं, तो उनका कोई आइज़ पे इम्पेक्ट होता है? आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। बोटॉक्स और फिलर्स, हम लोग को ऐसा परसेप्शन है कि सेलिब्रिटीज़ बोटॉक्स कराते हैं और यंग दिखने के लिए, पर ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो भी लोग हैं, फीमेल्स स्पेशली ओल्ड एज में अराउंड 40, 45, इस एज ग्रुप के फीमेल्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग बोटॉक्स लगवा रहे हैं अपने फोरहेड रिंकल्स के लिए, अपने लिड सैगिंग के लिए या लूज स्किन के लिए, इन सब के लिए बोटॉक्स लगवाते हैं। कई लोगों की आंखों के नीचे गड्ढे बन जाते हैं तो लोग फिलर्स लगवा के उसको शेप करते हैं। तो ये सब चीज़ें एकदम सेफ हैं। अगर हम बात करें सेफ्टी की, एकदम सेफ हैं। बट इन दोनों चीज़ों, बोटॉक्स और फिलर्स, दोनों चीज़ों के साथ एक इशू है कि जो लगा रहा है बोटॉक्स और फिलर्स, दैट पर्सन हैज़ टू बी ट्रेन्ड। क्योंकि हो क्या रहा है कि कॉस्मेटिक के नाम पे नॉन ट्रेन्ड प्रोफेशनल, जो कि ट्रेंड नहीं है या किसी और ब्रांच में ट्रेंड है, वो भी लगा रहे हैं। अब कोई
मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मान ली किसी और स्पेशलिटी का डॉक्टर है पर वो कॉस्मेटिक का काम कर रहा है, तो उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ तो मैं इसको भी फिलर्स भी लगा देता हूँ, बट दे डोंट नो द एनाटमी ऑफ द आई, आई की एनाटमी है क्या, आई में कहाँ से नर्व्स जा रही है, कहाँ से ब्लड वेसल जा रही है। तो फिलर्स के कॉम्प्लिकेशन भी हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, कई फिल्म स्टार या कई सारे सेलिब्रिटीज लगवाते हैं, उनके लिप टेढ़े हो जाते हैं, किसी का एक आँख मोटा हो गया, किसी का एक छोटा हो गया, ऐसा भी हुआ है। तो बोटॉक्स फिलर्स अच्छे हैं, बट आपके लगाने वाला डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो आंखों में, आई में एक स्पेशलिटी डेवलप कर दी गई इसके लिए, इसको बोलते हैं फेशियल एस्थेटिक्स या ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन। तो प्रेफर करें कि आप ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन से ही आई और आई के आसपास के एरिया में बोटॉक्स और फिलर्स लगाएं, ना कि जनरल प्रैक्टिशनर से। जनरल प्रैक्टिशनर नॉट ट्रेन्ड टू गिव बोटॉक्स और फिलर्स अराउंड द आई, बिकॉज आई इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग। अगर कहीं भी गलत जगह पे आपका इंजेक्शन जाता है तो आपकी आंखों में डैमेज भी कर सकता है। तो बेटर है कि आप फेशियल एस्थेटिक्स से कराएं या ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन से कराएं, वो इंपॉर्टेंट है। बट इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर टू लुक यंग। थैंक यू। और अगर मैं स्पेक्स के अलावा एक और जो मेजर इशू आइज़ में देखती हूँ वो ये है कि कैटरेक्ट की प्रॉब्लम जनरली हो जाती है लोगों को। तो कैटरेक्ट है क्या, और मतलब किस एज में कैटरेक्ट होता है, और मतलब क्यों होता है? कैटरेक्ट जनरली तो नहीं होता, कैटरेक्ट सबको होता है। पहला तो एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि कैटरेक्ट किसी को हो गया किसी को नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। कैटरेक्ट सबको होता है और सबको होना ही है। हाँ, उसमें वेरिएशन हो सकता है कि किसी को कैटरेक्ट 50 साल की उम्र में हो, किसी को कैटरेक्ट 80 साल की उम्र में हो, पर ये सोचना कि हम अगर सब कुछ हेल्दी रखेंगे तो हमें कैटरेक्ट नहीं होगा, वो एक मिथ है। कैटरेक्ट तो होना ही होना है। वो एक एजिंग चेंजेस है, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, बाल गिरते हैं, स्किन लूज होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, वैसे ही लेंस भी ख़राब होता है आँख का, उसी से कैटरेक्ट बनता है। तो कैटरेक्ट में बेसिकली आँख के अंदर एक लेंस होता है जो कि प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन की एक लाइफ है, वो लाइफ जैसे ख़त्म होनी शुरू होगी वो काम करना बंद करेगा, उसी को कैटरेक्ट कहते हैं। तो सबको होना है, बट हाँ, किसी को डायबिटीज़ है तो हो सकता है उसको 40 साल में कैटरेक्ट बन जाए, कोई एकदम हेल्दी है तो हो सकता है उसको 80 साल में भी कैटरेक्ट ना बने और स्लो बने। तो ऐसा देखा गया है। तो डिफरेंट एज ग्रुप है, पर होना सबको है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट पैदाइशी भी हो सकता है, कुछ बच्चों को पैदा होते ही कैटरेक्ट होता है क्योंकि उनका इंट्रायूट्राइन या जो पेट में है उस टाइम में कोई इन्फेक्शन हो गया मदर को या कोई प्रॉब्लम हो गई, उससे भी कैटरेक्ट बन जाता है। तो इसलिए कैटरेक्ट ओल्ड एज में तो सबको बनना है। और कैटरेक्ट की अगर हम ट्रीटमेंट की बात भी करते हैं तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर कैटरेक्ट इज़ कैटरेक्ट सर्जरी। बाकी अगर हम, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं आजकल, आई ड्रॉप्स से लोग ट्रीट कर रहे हैं या कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, कुछ बताते हैं, तो ये जो भी चीज़ें हैं ये कैटरेक्ट को क्योर नहीं कर सकती है। ये सिर्फ कुछ टाइम आप कर सकते हैं जस्ट अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए या जो भी है, बट अल्टीमेटली द ट्रीटमेंट इज सर्जरी। कैटरेक्ट का सर्जरी कराना पड़ता है उससे बचने के लिए। ओके, तो कैटरेक्ट का जो सर्जरी होता है वो भी जनरली मतलब डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कब करा सकते हैं कब नहीं करा सकते, तो उसके क्या क्राइटेरियाज रहते हैं? कैटरेक्ट सर्जरी की बात करें तो हम सबने देखा है कि आज से 25-30 साल पहले कैटरेक्ट के लिए जनरल टर्म बोला जाता था कि कैटरेक्ट पक गया है या मोतियाबिंद पक गया है, तभी ऑपरेशन कराएंगे। पर अब वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई क्योंकि 2-3 दशक पहले लोगों का जो नीड था विजन के लिए वो बहुत लिमिटेड था। लोगों को के पास मोबाइल नहीं है, लोगों को ड्राइव नहीं करना, लोग बहुत ही सिंपल बेसिक लाइफ जीते थे। स्पेशली ओल्ड एज वाले, घर पे रहना है, खेतों में जाना है, घर पे रहना है, यही काम होता था मैक्सिमम। तो अगर आपका विजन कम भी है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मैनेज करते थे ग्लासेस से। पर अब क्योंकि हर किसी की लाइफस्टाइल इतनी एक्टिव हो गई है, 80 साल का आदमी भी ड्राइव करके मॉल जा रहा है, तो दे नीड टू हैव गुड विजन। आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा और आपका विजन कम है, तो इतने सारे इशू होने की वजह से कैटरेक्ट सर्जरी थोड़ी जल्दी होने लगी है। और डॉक्टर का डिसीजन की बात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैटरेक्ट की वजह से पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा अपना खुद का प्रोटोकॉल है पेशेंट सर्जरी के लिए कि जब पेशेंट ये बोलता है कि मुझे इन कामों में दिक्कत आ रही है, मुझे ड्राइविंग में दिक्कत आ रही है, मुझे दूर से कोई आता तो मैं पहचान नहीं पाता, टीवी में नीचे क्या लिखा है पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे लाइटें डबल दिख रही हैं, तो अगर पेशेंट के डेली रूटीन में प्रॉब्लम आ रहा है तो कैटरेक्ट चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे पेशेंट की एज कम हो या ज़्यादा हो, उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और अगर कैटरेक्ट है सिग्निफिकेंट हमारे हिसाब से और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो आप पेशेंट को कुछ देने वाले नहीं, कुछ अचीव नहीं होगा, उसको पहले से दिख रहा है तो आप ऑपरेशन करके करोगे।
तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को कितना प्रॉब्लम है और उस ऑपरेशन से पेशेंट को बेनिफिट कितना होने वाला है। तो ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें बोलना पड़ता है कि नहीं, अब यू कैन नॉट वेट, या कुछ पेशेंट होते हैं जो बहुत टाल देते हैं कि नहीं थोड़ा और रुकेंगे। तो कई बार हमें सजेस्ट करना पड़ता है कि इट्स टाइम टू गो फॉर कैथेटर सर्जरी। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पेशेंट अपनी सिम्टम के साथ ही आता है, और अगर उसको प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन करते हैं, नहीं प्रॉब्लम है तो काफ़ी बार ग्लासेस से भी 1-2 साल पेशेंट खींच लेता है, 1-2 साल वेट कर लेता है विद ग्लासेस। अगर उसको ग्लासेस से अच्छा दिख रहा है तो कोई इमरजेंसी नहीं कि ऑपरेशन किया ही जाए हर केस में। ओके मतलब जैसे अगर आप कह रहे हैं कि 1-2 साल खींच लेते हैं ग्लासेस से, तो क्या रीज़न है कि आपको डिले करने का सर्जरी को? ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो किसी भी ह्यूमन को आप कोई भी सर्जरी एडवाइस करोगे तो उसका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि इस सर्जरी से बचा कैसे जाए। ओके अगर आपको या मुझे कोई भी ऑपरेशन बोलेगा कि आपको ये ऑपरेशन कराना है, तो आप पहले सोचोगे इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, मैं इससे कैसे बच जाऊँ, कुछ ऐसा करूँ, कोई ऐसी दवा डाल लूँ। इसीलिए लोग कई बार गलत जगहों पे फंस जाते हैं। प्लेसिबो लोग दे देते हैं, लोग डिफरेंट दवाइयाँ देते हैं कि ये ड्रॉप डाल लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये लगा लो आँख में, वो कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट कई बार ऑपरेशन से बचने के लिए इन चक्करों में फंस जाता है, और अल्टीमेटली जब चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर वो वापस आता है ऑपरेशन कराने के लिए। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, और ये टेंडेंसी हमेशा रहेगी कि ऑपरेशन से जितना बच पाओ बचो। आपने जैसे आई ड्रॉप्स की बात की या फिर होम रेमेडीज़ की बात की, तो बहुत सारी होम रेमेडीज़ है। इनफैक्ट आई थिंक अगर उनमें से एक रेमेडी बोलो घास पे चलने वाली, तो वो मैंने भी की हुई है कि घास पे चलो तो आपके आइज़ का रिवर्स हो सकता है। तो ये क्या ये होम रेमेडीज़ कैटरेक्ट में या स्पेक्स में, इन सब में इफ़ेक्टिव होती है कि आपका स्पेक्स नहीं लगेगा, कैटरेक्ट से आप बच जाओगे? होम रेमेडीज़ बहुत सारी हैं। कई होम रेमेडीज़ के कुछ फ़ायदे कह सकते हैं, कई होम रेमेडीज़ के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अगर हम घास पे चलने की बात से शुरू करते हैं, तो घास पे चलना हम आई के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, ना हमने ऐसा कुछ कोई रिसर्च हुआ है कि जो लोग घास पे चलते हैं उनको चश्मा नहीं आता। पर डेफिनेटली कई सालों से हमारे एंसेस्टर्स या हमारे पेरेंट्स कहते हैं हमें कि घास पे चलने से फ़ायदा होता है। आई डोंट नो आँख का नज़र बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, पर डेफिनेटली अगर आप घास पे रोज़ सुबह चलते हो तो आपका जनरल हेल्थ तो अच्छा रहने वाला है। जनरल हेल्थ में आई का हेल्थ भी आता है। तो अगर आप फिजिकली फिट हो तो आपकी आई भी फिट रहेगी। तो घास पे चलना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब चीज़ें ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छी हैं, और उसको उसी तरीके से लेना चाहिए। पर अगर कोई कहे कि आप घास पे चलो और आपका कैटरेक्ट हट जाएगा, आप घास पे चलो आपका चश्मा हट जाएगा, तो ऐसे कोई भी एविडेंस बेस्ड नहीं है। और हम जो भी मेडिसिन प्रैक्टिस होती है आजकल, वो सब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो कहने के बेसिस पे नहीं कर सकता, पर डेफिनेटली कोई एविडेंस ऐसा नहीं कहता कि घास पे चल के चश्मा हटा सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके डॉक्टर भूपेश, जैसे हम होम रेमेडीज़ की आपने बात की कि उसके नुकसान भी होते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या फ़ायदे भी होते हैं, या फिर किस तरह की होम रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं? कुछ आई एक्सरसाइज या फिर नुस्खे काइंड ऑफ कि ये कर लो, इनके फ़ायदे भी नहीं है तो नुकसान भी नहीं है काइंड ऑफ? डेफिनेटली ऑलमोस्ट हर रोज़ कुछ ना कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि हम आँख में ये डाल लें या हम आँख की एक्सरसाइज कर लें। तो कई सारी होम रेमेडीज़ ऐसी हैं जिनका आँखों पे एटलीस्ट नुकसान तो नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए तो मना करने की कोई बात नहीं है। जैसे कुछ लोग घास पे चलने की बात करते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। कुछ लोग बोलते हैं कि हम आँख को पीने के पानी से वॉश कर लें। तो जैसे हम अगर बात करते हैं पीने के पानी से वॉश करने, कई लोग बोलते हैं कि हम लोग दिन में हर थोड़ी देर पे मैं अपनी आँखों को वॉश करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम वॉश करने की बात करें, अगर आप साफ़ पीने के पानी से आँख को दिन में 1-2 बार वॉश कर रहे हो, तो एटलीस्ट इसका कोई मेजर नुकसान नहीं है। आँखों की हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं है। और कुछ लोगों से फ़ायदा भी लगता है। जिन लोगों को ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, आँखों में आंसू कम बनते हैं, उनको डेफिनेटली पीने के पानी से वॉश करने में नुकसान नहीं होता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप टैप वाटर से आँखों को वॉश कर लेते हो, बिकॉज टैप वाटर कितना क्लीन है, कितना सही है आँखों में डालने के लिए, वो एक इशू है। तो साफ़ पानी पीने के पानी से आँखों को धुलना कोई मेजर इशू नहीं है। अगर आप दिन में 1-2 बार धुलते हो तो वो नॉर्मल है। कई लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, आँखें लाल हो जाती हैं बाद में बार-बार, उनके लिए भी ठंडे पीने के पानी से आँख को धुलना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो आजकल योगा का टाइम चल रहा है। हर कोई योगा, एक्सरसाइज हर चीज़ के लिए, फॉर एवरी बॉडी प्रॉब्लम देयर इज सम एक्सरसाइज इन द योगा। सो आई में भी मुझे लगता है कि 1-2 एक्सरसाइजेस हैं जिसके बेनिफिट्स हैं। हम खुद भी कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। जैसे एक प्रॉब्लम होती है आँखों में मसल वीकनेस, तो मसल वीकनेस में एक पुशअप एक्सरसाइज होती है जो कि करी जाती है, जिसमें कि जैसे अगर आप एक पेन ले लीजिए या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ले लीजिए और अपने आर्म लेंथ पे इसको ऐसे रखिए और दोनों आंखों से इसको देखिए और कोशिश करिए कि आपको एक सिंगल पेन दिखाई दे, ना कि डबल, और उसको धीरे धीरे अपने आंखों के पास लेके आइए
और अपनी आंखों को कोशिश करें कि दोनों को कन्वर्ज करते रहिए। आप आंखों का शेप देख रहे हो कि मेरा दूर रहती है तो दोनों आंखें सीधी रहती है, पास आके दोनों आंखें कन्वर्ज होती हैं, तो उसको देखते रहें। और जब ये डबल हो जाए तो दैट इज़ द पॉइंट कि आपकी मसल पावर कितनी है। तो नॉर्मल मसल पावर जिनकी है उनकी पेन हमेशा सिंगल ही रहेगी जब तक कि वो नाक के पास नहीं आती। जिनकी मसल्स कमज़ोर है उनको थोड़ी दूर के बाद ही 2 पेन्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो मसल पावर बढ़ाने के लिए आप अगर इसको बार बार करेंगे तो धीरे धीरे आपकी वो भी डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो ये किया जा सकता है जिनको फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है बार बार और डॉक्टर बोला कि आपकी मसल्स कमज़ोर है, तो ये अच्छी एक्सरसाइज है, करी जा सकती है, साइंटिफिकली इसके बेनिफिट्स हैं। दूसरा, कई लोगों को देखा होगा आपने जो कहते हैं कि आंखों के मूवमेंट करो, तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। जैसे आप ऊपर देखते हैं, ऊपर नीचे इधर इधर रोटेट करते हैं, तो दिस इज़ अ गुड एक्सरसाइज जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आंखों में। बेनिफिट कितना हो रहा है नहीं कह सकते, अगेन कोई रिसर्च नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, बट कोई भी नुकसान नहीं। तो कोई पेशेंट कर रहा है या कोई आदमी कर रहा है तो अच्छा है, करना चाहिए। इफ उसको इससे फ़ायदा मिलता है तो ये कर सकता है। बट हम वही कई सारी चीज़ें लोग बोलते हैं कि हम गुलाब जल डालते हैं आंखों में। गुलाब जल, या मैं भी डालती हूँ। तो एक बहुत इशू है गुलाब जल के साथ कि गुलाब जल के फ़ायदे तो नहीं पता, पर डेफिनेटली नुकसान का ये है कि एक्सपायरी कब है, कब वो एक्सपायर कर रहा है, कितना पुराना गुलाब जल है, कब से खुला हुआ है, घर के सारे लोग एक ही बॉटल से डाल रहे हैं तो कंटेमिनेटेड तो नहीं है। तो हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो कि गुलाब जल के बाद जिनको एलर्जीज हो गई, इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि एक बार आपने बॉटल खोली, आपको आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 महीने तक बॉटल वैसे ही पड़ी, आप 2 महीने का उठा के फिर उसी से एक बूंद डाल लेते हो। तो गुलाब जल से भी इन्फेक्शन हो सकता है, रिस्क है। तो ऐसी चीज़ें से अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ये जनरल आई हेल्थ के लिए आजकल बहुत पॉपुलर ड्रॉप्स हो गई हैं, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स। तो एक बार डॉक्टर से मिलके आप उस टीयर ड्रॉप को ले सकते हैं। उनके मोस्ट ऑफ द टाइम इन ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बेनिफिट हैं, ड्राइनेस से बच सकते हैं आप, आंखों की गंदगी है वो भी साफ़ हो जाती है। तो बजाय कि गुलाब जल डालने के या कोई और चीज़ आँख में डालने के लिए, आँखों को सूदिंग बनाने के लिए ये ड्रॉप्स डालना ज़्यादा सेफ है। एक बहुत ही ट्रेंडिंग है प्याज के रस की ड्रॉप। हम डालनी बहुत मुश्किल है, मैंने भी एक बार ट्राई की थी, बट बहुत पॉपुलर है। मतलब लोग बहुत क्लेम करते हैं कि 100% आपके स्पेक्स हट जाएंगे। तो बेसिकली प्याज का रस की बात करें, नींबू का रस की बात करें, इस टाइप का लोग कुछ भी सजेस्ट करते हैं। मेरे मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहिए। और कई बार ऐसे भी पेशेंट बोलते हैं कि हमने ये चीज़ डाला, उससे बड़ा पानी निकला और आँख से, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे एक आईटोन ड्रॉप आती है या इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको आप डालो तो क्योंकि वो थोड़ा इरिटेंट होता है तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स वाटरिंग होती है, अचानक से पानी आने लगता है और फिर आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो उसका फंडा ही यही है कि जिन लोगों को ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, जिनकी आँख में आंसू कम है, कोई भी ऐसी चीज़ डालोगे जिससे कि आंसू अचानक से बहुत ज़्यादा निकले तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, पर वो उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर रहे हैं, वो ड्राइनेस को ठीक नहीं कर रहे, बल्कि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो क्योंकि वो चीज़ मेडिकेशन जिस हिसाब से बनाई जाती है वैसे नहीं बनी, आप गंदे हाथों से डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो। तो मेरा सजेशन यही है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। लोग आजकल तो कुछ भी आँख में डालने के लिए बोलते हैं ये डाल लो वो डाल लो। आँख बहुत सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, और आँख में अगर कोई भी चीज़ रिएक्ट करती है तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहता है। तो इट्स बेटर कि जो एडवाइजेबल हो, जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं वही यूज़ करें, ना कि हमने कुछ देखा कि उसने बोला कि ये डाल लो आँख में, ये डाल लो। तो ऐसे बचना चाहिए चीज़ों से, डॉक्टर से पूछ के डालना चाहिए। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैं इसको डालूँ तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर से एडवाइस ले लो एक बार, फिर डालो। तो दैट इज शुड बी द टारगेट। और जैसे हम कैटरेक्ट की बात कर रहे थे, तो कैटरेक्ट सर्जरीज किस टाइप की सर्जरीज होती हैं और क्या क्या सर्जरीज होती हैं, क्या प्रोसीजर रहता है? तो कैटरेक्ट सर्जरी एक इंडिया की मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी है, क्योंकि हर किसी को कैटरेक्ट हो रहा है, हर किसी का ऑपरेशन हो रहा है, वो भी 2-2 बार, क्योंकि 2 आँखें हैं तो 2 बार ऑपरेशन होता है। तो इससे ज़्यादा सर्जरी कोई इंडिया में होती नहीं है। तो कैटरेक्ट सर्जरी पिछले 40 सालों में या कह सकते हो 30 सालों में बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जब हम लोग कॉलेज में थे आज से 20-25 साल पहले, उस टाइम पे पेशेंट आता था, भर्ती होता था, एक दिन पहले उसके जांचें होती थी सारा, फिर उसका ऑपरेशन होता था, इंजेक्शंस लगते थे, पट्टी लगती थी, एक हफ्ते तक उसको काला चश्मा लगा के रखना पड़ता था। और वो मतलब आप पब्लिक में अलग से बता सकते हो कि इनकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है। हाँ, वो हरी पट्टी लगा के घूमते थे, महीने भर काले घूमते चश्मे, थे, मोटे-मोटे काले चश्मे। चश्मे। तो वो चीज़ें मोस्टली अब सब बदल चुकी है, क्योंकि अब सारा लेज़र आने के बाद सब चीज़ें बदल गई हैं। अब
मोस्ट ऑफ द केसेस में या 10 में से 9 लोगों को इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ऑपरेशन बिना इंजेक्शन के होता है। पहले इंजेक्शन लगाते थे आँख में इस जगह पे, जिससे ये हिस्सा सुन्न होता था, पर अब ऐसा कुछ होता नहीं है। एक ड्रॉप आ गई जो ड्रॉप आँख को नम कर देती है। नम का मतलब कि पेन नहीं होगा, आपको पता चलता रहेगा कुछ चल रहा है बट पेन नहीं होगा वो और सर्जरी इतनी फास्ट हो गई है मशीन से, 10 मिनट एवरेज टाइम है कैटेट सर्जरी करने का। 10 से 12 मिनट में सर्जरी हो जाती है। उस ड्रॉप का इफेक्ट 15 मिनट रहता है, तो आप एक ड्रॉप से ही पूरी सर्जरी कर लेते हो। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसी सर्जरी हो जाती है। किसी पेशेंट को इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो कि बहुत घबरा रहा है, ड्रॉप में नहीं कराना चाहता, या कैटेट बहुत बढ़ गया है कि ड्रॉप में कर ही नहीं सकते, टाइम लगने वाला है, तो उसमें कर सकते हैं। पट्टी लगती नहीं है, जब आपने इंजेक्शन नहीं लगाया तो पट्टी की ज़रूरत भी नहीं होती है। ब्लैक ग्लासेस 1-2 दिन लगा लो, उतना ही बहुत रहता है। घर के अंदर उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिकवरी की बात करें तो रिकवरी तो टोटली चेंज होगी। पहले लोग 1-1 महीने घर से निकलते नहीं थे, अंधेरे में रहते थे, धूप में जाते ही नहीं थे, ऑफिस नहीं जाते थे। अब कैटेट सर्जरी के बाद 5वें-6ठे दिन हर कोई ऑफिस जा रहा है, हर कोई अपने काम पे जा रहा है। टीवी तो नेक्स्ट डे से आप देख रहे हो, मोबाइल नेक्स्ट डे से देख रहे हो। सब चीज़ें टोटली बदल गई हैं। पहले मोटे-मोटे चश्मे लगाते थे लोग, 10 नंबर के, 11 नंबर के, क्योंकि लेंसेज ही नहीं होते थे। अब लेंसेज इतने डिफरेंट टाइप के लेंसेज हो गए हैं जो कि आँख में डाले जाते हैं, तो ग्लास पे डिपेंडेंसी भी अब ऑपरेशन के बाद ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मैक्सिमम केसेस पे। तो लेंसेज के एडवांसमेंट से ये सब फ़ायदा हुआ है। ओके और जैसे कैटरेक्ट के अलावा जैसे हमने स्पेक्स की बात की, और क्या लाइफस्टाइल, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं हमारी, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, क्या ये हमारी आइज़ को इम्पेक्ट करती हैं? डेफिनेटली करती है, और लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं, बॉडी की हर डिजीज़ आँख पे इम्पैक्ट करती है ऑलमोस्ट। चाहे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो भी आँखों में प्रॉब्लम आता है, उसको येलो स्पॉट्स पड़ जाते हैं। इस जगह पे आपने देखा होगा बहुत लोगों को। डायबिटीज़ है तो उनको आँख का रेटिना या पर्दा खराब हो जाता है। हाइपरटेंशन है तो उनको आँख में कई बार ब्लड आ जाता है, पूरी आँखें लाल हो जाती है। हाई बीपी में जनरली मैंने सुना है कि आइज़ पे बहुत इम्पैक्ट आता है, तो आपको अपना बीपी मॉनिटर करना हाई चाहिए। बीपी में जो है आँख के अंदर की नस में सूजन आ जाती है, पर्दे में सूजन आ जाती है, ब्लड आ जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स है। और ये सारी बड़ी खतरनाक बीमारियां, ऐसा नहीं कि हुआ और आपने कुछ दवा ली ठीक हो गया। तो इन चीज़ों से बचना ही सबसे अच्छा है कि आप डायबिटीज़ से बच के रहो, हाइपरटेंशन से बच के रहो, क्योंकि अगर इन्होंने आँखों को इम्पैक्ट किया तो कोई भी वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने एक दवा दी और वो ठीक हो गया, फिर वो महीनों सालों इलाज चलता रहता है, तो पेशेंट भी परेशान होता है। तो इट्स बेटर कि जितना बच पाओ बचो इन चीज़ों से। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो सजेशन ये रहता है कि एवरी 6 मंथ आपको आई डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए कि अपना रेटिना चेक कराओ कि रेटिना में प्रॉब्लम स्टार्ट तो नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम शुरुआत में पकड़ ली जाए तो उसका ट्रीटमेंट ईजी होता है। प्लस पेशेंट को पता लग जाता है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आई हैव टू बी मोर केयरफुल। लेकिन अगर पेशेंट को डायबिटीज़ 10 साल से वो डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहा है, तो आंखों पे क्या इम्पैक्ट करेगा उसको भी नहीं पता, और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है कि फिर आंखों में इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो बेटर है कि अब जितना जल्दी जाएं। और कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज, किसी को आर्थराइटिस है तो भी उसको आंखों में प्रॉब्लम होगा, कोई भी इशू, किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो भी आंखों में इशू होगा। तो ये सोचो कि अगर आपको बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी की किडनी खराब है तो भी आंखों में प्रॉब्लम होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि हर चीज़ में आंखों का रिलेशन तो है ही है। तो एक बार आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ हुई तो आपको आंखों के डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। तो ये बात है। ओके डायबिटीज़ में जैसे मैंने अपनी फैमिली में भी ये देखा है कि डायबिटीज़ में जब आपकी आइज़ वीक हो जाती है, दे गिव सम इंजेक्शन टू जस्ट बूस्ट, व्हाट इज़ दैट? बेसिकली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि उसमें जो आँख का रेटिना है, आँख का पर्दा है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। तो स्वेलिंग को ख़त्म करने का एक ही ट्रीटमेंट है कि इंजेक्शन दिया जाए। एक बार स्वेलिंग आई तो वो स्वेलिंग ठीक नहीं होने वाली है, इंजेक्शन से ही ठीक होती है। तो वो इंजेक्शन स्वेलिंग को कम करते हैं, मोस्टली 1 या 2 या 3 इंजेक्शन में स्वेलिंग कम हो जाती है अगर शुगर कंट्रोल है तो वो इंजेक्शन ट्रीटमेंट है। और कई बार जिन लोगों का अनकंट्रोल शुगर रहता है उनको महीने महीने पे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ऐसी बीमारियां हैं। कई लोगों को एज बढ़ने के साथ रेटिना में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको बोलते हैं रेटिनल डीजनरेशन या मैकुलर डीजनरेशन, तो उसमें उनको हर महीने इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि पिछले 3 साल से 4 साल से हर 2 महीने पे इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्योंकि और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। एक तो आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है, बिकॉज इतने महंगे इंजेक्शंस हैं, सारे इंपोर्टेड इंजेक्शंस हैं, बाहर से आते हैं, बहुत हाई कॉस्ट है। आई थिंक आपको हॉस्पिटलाइज तो नहीं कह सकते। आई में करेंटली आई में कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं जिसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। ये अच्छी बात है आई के साथ। तो आई के किसी भी हॉस्पिटल में
या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलमोस्ट हर ऑपरेशन डे केयर ही होता है, आप आएंगे, इलाज कराएंगे और घर जाएंगे। तो इसलिए कोई भी एडमिशन का इशू तो नहीं होता, पर डेफिनेटली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन प्रॉब्लम्स में आपको बार बार आना पड़ता है। जैसे कैटरेक्ट हुआ, आपने कैटरेक्ट का इलाज कराया, ज़िंदगी भर का छुट्टी। आपने लेज़र का चश्मा हटवाया, ज़िंदगी भर का छुट्टी। पर डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम हुआ, ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो वो लंबा चलने वाला है। वो आपको साल, 2 साल, 4 साल आना पड़ेगा डॉक्टर के पास इलाज के लिए। तो बस ये फ़र्क है, पर डेफिनेटली एडमिशन्स तो नहीं होते आजकल आई केयर में। जब हम होम रेमेडीज़ की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई थी कि सूरज को जल देने से बोलते हैं आइज़ की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, तो वो क्या फंडा है? हमारा ट्रेडिशन में है सूरज को जल देना, जो कि अच्छी बात है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जल देने का जो तरीका है कि हम पानी को अपनी आँखों के सामने से गिराते हैं, उसका एक रीज़न है, दैट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, कि आँख से, सूरज से जो भी रोशनी निकलती है, उसकी जो भी हार्मफुल रेज है, वो पानी उसको ब्लॉक कर देता है और सिर्फ हेल्दी चीज़ ही आपकी आँख तक पहुँचती है। तो इससे आपकी आँखों को नुकसान भी नहीं होता और आप सूरज को देख भी पाते हो, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हम बात करें कि उससे बेनिफिट क्या होता है, अगेन की कोई भी एविडेंस नहीं है कि क्या बेनिफिट होता है उससे, पर डेफिनेटली रोशनी अपने आप में ही बॉडी के लिए अच्छी है, आपको विटामिन डी मिलता है उससे, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है। पर कभी भी सूरज को नंगी आंखों से, कुछ लोग बोलते हैं कि आप सूरज को नंगी आंखों से देखो तो आपका आंख मजबूत हो जाएगा या आपका चश्मा हट जाएगा, ऐसा बहुत बिल्कुल ही गलत है। ये सूरज को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। एक बीमारी जो कि बहुत कॉमन है, सोलर रेटिनोपैथी, जिसमें सूरज की लाइट की वजह से आपका रेटिना बर्न हो जाता है, आँख का जो सेंटर पोर्शन जहाँ से विजन आता है उस वही बर्न हो जाता है। तो उससे बचने के लिए कई लोग, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग देखते हैं सूरज को सूर्य ग्रहण में, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप ब्लैक ग्लासेस लगा के देखोगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण के टाइम पे इतना ज़्यादा उसका इंटेंसिटी होता है कि आपको सोलर रेटिनोपैथी हो सकती है। तो नंगी आंखों से सूरज को देखना बिल्कुल ही मना है, और कोई भी आपको सजेस्ट करता है तो उसको कृपया ना करें। ओके, अभी जैसे मैं कुछ पॉडकास्ट सुन रही थी तो उसमें एक चीज़ मैंने बार बार सुनी कि सन एक्सपोजर देना चाहिए बच्चों को 3 से 4 घंटे का। तो मतलब अगर सनरेज हार्मफुल है तो फिर सन एक्सपोजर। तो देखो, सन एक्सपोजर और आउटडोर एक्टिविटी, बेटर टर्म होगा कि आउटडोर एक्टिविटी देनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा धूप में सूरज को देखेगा तो ही फ़ायदा करेगा, कोई देख सकता भी नहीं 3 से 4 घंटे, या तो यही बेहतर तरीका है कि बच्चा बाहर खेले जब उजाला है, जिस टाइम पे डे लाइट में, क्योंकि नाइट लाइट में तो आपको दूर का दिख भी नहीं रहा है, तो नाइट में खेल का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो डे लाइट में क्योंकि आप दूर देखते हो, तो दूर देखने से क्या होता है, जो भी आपकी मसल्स हैं वो सब रिलैक्स स्टेट में रहती हैं, रिलैक्स स्टेट में मसल्स रहती हैं। तो यही रीज़न है कि जो बच्चे बाहर खेलते हैं, कि बहुत बड़ी स्टडी हुई जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप के में हज़ारों बच्चे रखे जिनको उन्होंने सिर्फ इंडोर एक्टिविटी दी कि आपको तुम्हें रोज़ कंप्यूटर देखना है, मोबाइल देखना है। एक ग्रुप को कंप्यूटर मोबाइल ना देके बोला कि आपको रोज़ 2 घंटे या इतना टाइम बाहर खेलना है। तो जो ग्रुप के बच्चे बाहर खेले, वो अगले 5 सालों में या 3 सालों में उनमें से जितने लोगों को चश्मा आया वो नंबर बहुत ही कम था। लेकिन जो बच्चे इंडोर एक्टिविटी में रहे सेम टाइम पे, उनमें चश्मे का नंबर लगने का रिस्क बहुत ज़्यादा लगा। तो तभी से ये कंक्लूजन निकाला गया कि आउटडोर एक्टिविटी इज़ बेटर फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन। अडल्ट्स के लिए तो अच्छा है ही है, विटामिन डी मिलता है, सब चीज़ें, पर बच्चों के लिए ग्रोइंग एज में, इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 14, 3 और 3 to 16, कोशिश करें कि बच्चा 2 घंटे उजाले में बाहर खेले। तो ये रीज़न है बाहर जाने का। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि बच्चों में स्पेक्स लग रहे हैं, मोर देन 50% किड्स आर वेयरिंग स्पेक्स क्लासरूम में, अगर आप जाके देखो तो। उसके अलावा एक मतलब अब स्पोर्ट्स में भी बहुत ट्रेंडिंग हो गया है कि पेरेंट्स स्पोर्ट्स में अपने बच्चे को डालना चाहते हैं, तो विद स्पेक्स ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आपने बताया कि 18 ईयर्स से पहले लेसिक हो नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या? बहुत मुश्किल है, और ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन भी है। मेरे पास खुद पेशेंट्स आते हैं कि मेरा बेटा अभी रणजी ट्रॉफी भी खेलने वाला है, क्या करें, उसका उम्र भी इतना होने वाला है, उसका नंबर बढ़ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल है इसका आंसर भी करना। आपने देखा होगा कि हमारे कुछ प्लेयर्स थे पहले, जैसे अनिल कुंबले, वो भी चश्मा लगा के खेलते थे। बहुत सारे पुराने प्लेयर्स भी थे चश्मा लगा के खेलते थे। तो काफ़ी लोग तो ये क्या करते हैं, जिनका नंबर बहुत मिनिमल है, वो तो चश्मा लगाते ही नहीं, वो वैसे ही खेलते हैं विद द कॉम्प्रोमाइज विजन। कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाते हैं, जैसा बोला गया कि उसका कोशिश करते हैं हाइजीन मेंटेन हो, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत मुश्किल होता है हाइजीन मेंटेन करना, पर ऑप्शन है ही नहीं। जब तक नंबर रुकेगा नहीं, आप ट्रीटमेंट करा नहीं सकते। और मैंने खुद बड़े सारे क्रिकेटर्स, बड़े सारे फुटबॉल प्लेयर्स जो आते हैं कि
बहुत मुश्किल है। अभी मैंने पीछे लास्ट मंथ एक लड़के का ऑपरेशन किया जिसका नंबर था -13, तो -13, और वो फुटबॉल प्लेयर है, नॉर्थ ईस्ट में खेलता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो वो कहता है, और उसकी उम्र है करीब 22 साल, तो उसको पता नहीं था इस ट्रीटमेंट के बारे में। वो 22 साल से वैसे ही खेल रहा है। कहता है इतना मुश्किल होता है चश्मा लगा के खेलना फुटबॉल, बिकॉज आप हेडर मारते हो, फुटबॉल तो बहुत ही रफ गेम है। तो कहता है हर रोज चश्मा टूट रहा होता है मेरा, तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसका मैंने ट्रीटमेंट किया, ICL सर्जरी करी, और वो कहता है मुझे इतना अच्छा लगता है। एक तो उसका फील्ड ऑफ विजन बहुत बढ़ जाता है, तो कहता है मेरा गेम भी इम्प्रूव कर गया, और अब तो मुझे ऐसा मिरेकल लगता है कि बिना चश्मे के खेलना। तो स्पोर्ट्समैन के लिए डेफिनेटली, और स्पोर्ट्समैन के लिए जो सर्जरीज मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छी सर्जरी है स्पोर्ट्समैन के लिए स्माइल लेज़र सर्जरी। क्योंकि स्माइल लेज़र सर्जरी में जो आंखों के अंदर या कॉर्निया पे जो कट लगते हैं वो इतने कम है कि अगर उसमें चोट लग जाए, किसी की कोहनी लग जाए, किसी का मुक्का भी लग जाए खेलते वक्त, तो उन सर्जरीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम कंपेयर करें कि किसी फुटबॉलर के लिए लेसिक सर्जरी अच्छी है या स्माइल सर्जरी अच्छी है, या किसी आर्मी पर्सन के लिए लेसिक सर्जरी अच्छी है, स्माइल सर्जरी अच्छी है, तो डेफिनेटली स्माइल इज सुपीरियर सर्जरी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। क्योंकि वो फ्लैपलेस सर्जरी होती है, उसमें फ्लैप नहीं बनता। कॉर्निया का शेप जो चेंज करते हैं अंदर के हिस्से से करते हैं, ना कि बाहर से, तो उससे सेफ्टी बेहतर रहती है। तो इस तरीके से, पर रिजल्ट वाइज अच्छे हैं, दोनों प्रोसीजर अच्छे हैं। लेसिक भी बहुत लोग कराते हैं, अच्छा है, स्माइल भी बहुत लोग कराते हैं, अच्छा है। तो ऐसा है। तो लेसिक एंड स्माइल सर्जरी में टाइम सेम है, वही अगेन 2.5 मिनट पर राइट, सो 5 मिनट्स टाइम फॉर द प्रोसीजर। दैट्स नाइस। ओके, इसके अलावा जैसे हम ब्लू कट लेंसेज का आज ट्रेंड चल गया है कि आप टीवी यूज़ कर रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, स्क्रीन पे, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो ब्लू कट लेंसेज वाले स्पेक्स आप पहनते हैं या फिर स्क्रीन के ऊपर एक शील्ड लगा देते हैं? सो बेसिकली अगर एक लाइन में इसका आंसर दिया जाए तो इसका आंसर होगा मार्केटिंग गिमिक बेसिकली। सो किसी भी ब्लू कट लेंसेज या ब्लू फिल्टर लेंसेज, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, जैसे मार्केटिंग गिमिक है। तो कई सारे पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमारे बच्चे को चश्मे का नंबर तो नहीं है, लेकिन हमने उसकी स्क्रीन पे ब्लू वो लगवा दिया है, या हमने उसको 0 पावर का चश्मा दिलवा दिया है। 0 पावर के लेंसेज भी बहुत बच्चे पहनते हैं। IT प्रोफेशनल्स आते हैं जो बोलते हैं हम नंबर तो नहीं है, पर प्रोटेक्शन के लिए हमने 0 पावर का चश्मा लगा लिया। तो 0 पावर के चश्मे से बेसिकली आप फ़ायदा तो कुछ नहीं कर रहे हो, नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप कुछ भी लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो लाइट चश्मा ब्लॉक कर ही रहा है आपका। तो अगर नंबर नहीं है और आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो क्या होता है कि कई बार आप जाते हैं, कोई बोलता है आप 0 पावर का चश्मा लगा लो, आपको लाइट से बचोगे, रेज से बचोगे। वैसा कुछ होता नहीं है। जो हार्मफुल रेज हैं या जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं स्क्रीन के, वो रेज से नहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं क्योंकि जब भी हम स्क्रीन यूज़ करते हैं हम ब्लिंक कम करते हैं। हमारा ब्लिंकिंग रेट अगर नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 बार ब्लिंक कर रहे हैं, तो हम कंप्यूटर के साथ 1 मिनट में 2 से 3 बार ब्लिंक करते हैं। ब्लिंकिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितनी बार आप ब्लिंक करोगे उतना ही आपका टीयर प्रोडक्शन, आंखों के जो आंसू बन रहे हैं आँख के अंदर, वो नॉर्मल स्पीड पे बनते हैं। कम ब्लिंक करोगे कम आंसू बनेंगे, कम आंसू बनेंगे तो ज़्यादा ड्राइनेस होगा, तो आपको इची लगेगी आँखें, टायर्डनेस होगी। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग शाम होते होते बोलते हैं मुझे आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे आंखें बंद करने का मन कर रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि आप दिन भर ऐसे आंखों को स्क्रीन को स्टेयर कर रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटर यूज़र्स, IT प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि हर कोई 8 से 10 घंटे कंप्यूटर पे काम कर ही रहा है, उसके अलावा अपने फ़ोन पे 4 घंटे कुछ ना कुछ देख रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एवरी 20 मिनट, एक रूल होता है हम लोग को पढ़ाया जाता है कि 20-20 का रूल है। तो उसमें आपको एवरी 20 मिनट, आपने 20 मिनट काम किया स्क्रीन पे, उसके बाद आप स्क्रीन की बजाय किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, जो कि दूर हो, 15-20 मीटर दूर, मतलब जैसे दीवार का दूसरा एंड, ऑफिस का दूसरा कोना, उस पे आप देखो करीब 20 सेकंड के लिए और उसके बाद आंखों को फॉर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट क्लोज करके रखो। तो उससे क्या होगा कि आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, और आप आंख बंद करते हो तो आपकी आंखों को बहुत आराम भी मिलता है। तो ये अगर आप दिन में 4-5 बार करते हैं तो आपको ड्राइनेस होना या थकान होना एंड ऑफ द डे में कम हो जाएगा। सर, जैसे हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है एंड नो वे कि हम उसे कम कर सके, क्योंकि हर चीज़ स्क्रीन पे ही हो रही है, और उससे एक मेजर इशू लोगों को होता है, ड्राई आइज़ का प्रॉब्लम होता है। तो ये ड्राई आइज़ के लिए बहुत सारे आई ड्रॉप भी हैं मार्केट में, तो वो आई ड्रॉप लेने चाहिए, डॉक्टर के सजेशन से लें या कैसे, क्या उसके? तो ड्राइनेस या ड्राई आई जो प्रॉब्लम है, ये इस टाइम पे रैम्पेंट है। रीज़न है कि
अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा ड्राइनेस कर रहा है। पर ड्राइनेस होता क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो ड्राइनेस का मतलब है कि आँखों में टीयर्स बनते रहते हैं। जितनी बार हम ब्लिंक करते हैं उतनी बार टीयर्स बनते हैं। वो टीयर्स क्या करते हैं, आँखों को नरिशमेंट देते हैं और फिर वो यहाँ से ड्रेन होके गले में चले जाते हैं। करेक्ट। तो अगर प्रोडक्शन कम हो गया टीयर का, तो प्रोडक्शन कम क्यों होगा? या तो आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है। कुछ 1-2 बीमारियाँ ऐसी हैं, जैसे आर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट्स में टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है, या आप ब्लिंक कम कर रहे हो उस वजह से टीयर प्रोडक्शन कम हो गया। इन दोनों ही कंडीशन में जब टीयर्स कम बनेंगे तो आंखों को नरिशमेंट, इस वाइट हिस्से को, इस ब्लैक हिस्से को नरिशमेंट कम मिलेगा। नरिशमेंट कम मिलेगा तो आंखों में ड्राइनेस होने लगेगा, उसी को बोलते हैं ड्राइनेस। ड्राइनेस होगा तो क्या सिम्टम क्या आएगा? किसी को भी महसूस होगा कि उसकी आंखों में इचिंग हो रहा है, उसको बार बार खुजली होगी, उसको टायर्डनेस फील होगा कि मुझे थक जाता हूँ मैं बार बार, आंखें बंद करने का मन करता है। या ड्राइनेस थोड़ा और बढ़ेगा, उसका स्टेज बढ़ेगा तो बोलेगा मैं सनलाइट में जाता हूँ तो मुझे आँख नहीं खुल पाता, मुझे बहुत दिक्कत लगता है। कंप्यूटर पे बैठता हूँ मुझे डबल दिखना शुरू हो जाता है या मुझे बंद करने का मन करता है। तो ये सब ड्राइनेस के डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ड्राइनेस अगेन, पर एक ड्राइनेस ऐसी भी होती है जिसमें कि टीयर प्रोडक्शन तो नॉर्मल है, पर वो टीयर जो बन रहा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है ठीक से? क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उन टीयर्स को अपने कॉर्निया या ब्लैक पोर्शन पे या वाइट पोर्शन पे टीयर्स को चिपकाते हैं फॉर 5 से 10 सेकेंड, जिससे कि वो काम कर पाएँ, नरिशमेंट दे पाएँ। अगर वो फैक्टर नहीं है, वो एक लिपिड होता है जो कि लिपिड लेयर कम है, तो वो टीयर्स बनेंगे और बाहर गिर जाएंगे। तो आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि मुझे पानी बहता रहता है मेरी आँख से, तो हम उनका डायग्नोसिस बनाते हैं कि आपको ड्राइनेस है। तो बोलते हैं पानी बह रहा है तो ड्राइनेस कैसे? पानी तो बहुत बह रहा है आँख से, तो ड्राइनेस क्यों हो रहा है? तो ये समझने की बात है कि पानी बह तो रहा है, निकल तो आपको बंद तो रहा है, पर जो उसका काम है वो काम तो कर नहीं पा रहा है। काम है उसका नरिशमेंट देना। पानी यहाँ से बना और सीधे गिर गया तो यहाँ रुका नहीं ना। तो रुकने के लिए क्या जिम्मेदार होता है? जो ये आपकी पलकें होती है ना, यहाँ पे बड़े छोटे छोटे छेद होते हैं, करीब 15-20, नीचे की पलकों में भी ऊपर की पलकों में भी। तो इन जितनी बार ये ब्लिंक करते हो, इन पलकों के छेद से एक लिपिड लेयर निकलती है। वो लिपिड लेयर ही टीयर्स को चिपकाती है कॉर्निया के ऊपर या वाइट वाले हिस्से के ऊपर, तभी नरिशमेंट मिलता है। तो अगर ये छेद बंद हो गए, छेद बंद होने की फिर अगेन बहुत सारी बीमारियां जिसमें छेद बंद हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये छेद अपने आप बंद हो जाते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोगों को किसी केमिकल से या किसी और हार्मोनल इश्यूज से बंद हो जाते हैं। तो अगर वो छेद बंद है, लिपिड लेयर नहीं बन रही, तो टीयर्स काम तो करेंगे नहीं। टीयर्स काम नहीं करेंगे तो पानी बन रहा है और बाहर गिर रहा है, तो पानी पोंछ के परेशान है। एग्जैक्टली जब आप कह रहे थे स्क्रीन पे हम इतना रहते तो टीयर्स हमारे नहीं बनते, तो वही मैं सोच रही थी कि जो मैंने जनरली अपनी बेटी को देखा कि जब वो बहुत टीवी देखती है तो उसके यहाँ से पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि टीयर्स तो बन रहे हैं ना, तो वो भी ड्राइनेस का ही सर कह रहे कि टीयर्स बनने बंद हो जाते हैं। तो वो भी ड्राइनेस का ही टाइप है बेसिकली, कि टीयर्स बन तो रहे हैं, एक्सेस बन रहे हैं या नॉर्मल भी बन रहे हैं, तो बाहर गिर जा रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें ड्राइनेस का ट्रीटमेंट, कुछ ड्रॉप्स हैं, कुछ और थेरेपीज हैं। एक बहुत ही कॉमन जो है हम होम रेमेडी जो कि कर सकते हैं जिन लोगों की पानी आता है आँख से, उनके लिए अपना पाम को रब योर पाम फॉर 10-15 सेकेंड्स, जो गर्म हो जाए तो उसको आँख पे आप ऐसे लगाओ। तो बेसिकली जो हीट है आपकी पाम की, जो आपके आईलिड्स के ग्लैंड ब्लॉक हो रहे हैं उसको खोलने में हेल्प करती है। ओके, ठीक है। तो बहुत कॉमन है, कोई भी कर सकता है। और आप कभी भी 2-3 घंटे कंप्यूटर पे यूज करने के बाद, जैसे पार्ट ऑफ योगा आल्सो, पार्ट ऑफ योगा कैन से पार्ट ऑफ योगा, व्हेन वी स्टार्ट योगा एंड व्हेन वी एंड योगा वी डू दिस। तो उससे क्या होता है कि ये बेसिकली जिसके अंदर जो सिक्रीशन होता है ना, तो ये इसको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए। तो सर्दियों में खासकर ड्राइनेस होता है क्योंकि जम जाता है सिक्रीशन। तो इस हीट से कई बार हम लोग हीट मास्क भी आते हैं, जिन लोगों को ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा एडवांस रहता है उनको मास्क देती है। मास्क को पहनो गर्म, उससे क्या होगा कि जो सिक्रीशन है वो थोड़े पिघलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मसाज करो आंखों को 5-10 टाइम्स ऐसे करके, तो इस मसाज से आपका वो सिक्रीशन निकलेगा और आपको फिर टीयर्स ठीक से काम कर पाएंगे। तो ये सब ड्राइनेस के टाइप हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट है। बात करते हैं अगर ड्रॉप्स की, कि ड्रॉप्स देनी चाहिए या कौन सी देनी चाहिए, तो एक बहुत ही फेमस ड्रॉप है ग्रीन कलर की, मतलब उसका कोई नाम नहीं बताएगा, सब बोलेंगे तो ग्रीन कलर की बोतल है। तो बेसिकली ड्राइनेस की करीब 50 ड्रॉप्स आती हैं, अलग कंपनियां अलग बनाती हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स हैं ड्राइनेस के ड्रॉप्स के। तो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी टीयर ड्रॉप्स आएंगी सबको ग्रीन बॉटल में दिया जाए। ओके, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होता।
तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्रीन बॉटल्स में देने का। तो इसीलिए सब कंपनीज ने डिसाइड किया सबने कि ग्रीन बॉटल में टीयर ड्रॉप दो। तो क्योंकि टीयर ड्रॉप क्या है, ओवर द काउंटर मिलती है, यू डोंट नीड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट कि आप गए आपने बोला टीयर ड्रॉप दे दो, वो दे देगा। तो अगर ग्रीन बॉटल का ड्रॉप मिला है तो आप समझ लो कि ये ड्रॉप सेफ है। तो वो सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए कि कोई मिक्स ना हो जाए किसी और, कोई आपको किसी ने कुछ और ड्रॉप दे दी तो ग्रीन है तो समझ लो कि ये टीयर ड्रॉप है, ये नुकसान नहीं करने वाली है। तो इसीलिए ग्रीन बॉटल ड्रॉप उसको बहुत लोग बोलते हैं। तो ये लुब्रिकेंट्स हैं। अब लुब्रिकेंट में बहुत माइल्ड ड्राइनेस है या थोड़ा ड्राइनेस है तो डिफरेंट ड्रॉप्स हैं, एडवांस ड्राइनेस है तो डिफरेंट ड्रॉप्स हैं। पर मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें कि देखें कि ड्राइनेस ही, ऐसा तो नहीं कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है आपको आँख में, इसको आप ड्राइनेस समझ रहे हो। तो कई लोग आंखों की किसी भी प्रॉब्लम को ड्राइनेस समझ के ग्रीन बॉटल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं। एक बार डॉक्टर से मिले, वो कहता है आपको ड्राइनेस है, तो अगली बार आप खुद भी ड्राइनेस की ड्रॉप लेके डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बार डायग्नोसिस तो कराना ज़रूरी है कि ड्राइनेस है कि नहीं है तो किस स्टेज पे है। आजकल बहुत सारे नए इन्वेस्टिगेशंस आ गए हैं। एक टेस्ट आता है मीबोग्राफी, जिससे पता लगता है कि ड्राइनेस का स्टेज क्या है, क्या टाइप का ड्राइनेस है। तो वो टेस्ट भी बहुत अच्छा टूल है एसेस करने के लिए कि आज की डेट में कितना ड्राइनेस है, क्या स्टेज है, 1 साल के बाद मेरा क्या हो रहा है। तो इस टाइप के टेस्ट भी आ गए हैं, डॉक्टर के पास आप जाइए, ये सब चीज़ें करा सकते हैं। तो ये है ड्राइनेस का सारा। ओके। और डाइट, मतलब डाइट अगर में आप कुछ इम्प्रूव करो, जैसे गाजर खाओ, खूब सारा विटामिन ए रिच खाओ, तो कितना हेल्पफुल है और किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए? तो डाइट अगेन बॉडी के हर फंक्शन के लिए हेल्दी डाइट तो मस्ट है। हम लोग बोलते हैं हेल्दी बैलेंस डाइट खाओ, वो खाना ही चाहिए। कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि आँख की हेल्थ के लिए अलग से काम करती हैं, ज़्यादा काम करती हैं। जैसे गाजर बोलते हैं कि गाजर खाना चाहिए, तो गाजर इज अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, खाना चाहिए। विटामिन ए आँखों की डेवलपमेंट के लिए, आँखों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाजर अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, रेटिना या मैकुला जो होता है आँख के अंदर हिस्सा, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड हैं जो कि लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं। पीले फल, येलो फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, गाजर और स्वीट पोटैटो, ये सब चीज़ें आई की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ऑयल की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल इज बेस्ट फॉर आई हेल्थ। ओके। क्योंकि हम सब ने मस्टर्ड ऑयल खाना बंद कर दिया, सब लोग दूसरे ऑयल पे शिफ्ट हो गए। बट अगेन मस्टर्ड ऑयल में जो फैटी एसिड्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी है। तो अगर आप मस्टर्ड ऑयल खाते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश, अगेन फिश में जो फैटी ऑयल्स हैं वो उससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है। तो कई डॉक्टर्स अपने क्रोनिक ड्राई पेशेंट को एडवाइस करते हैं यू ईट 1 फिश पर डे। तो उसके जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स ड्राइनेस से बचाते हैं पेशेंट्स को। तो डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश इज़ अ गुड सोर्स। वेजिटेरियन के लिए मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाएं, ये बहुत अच्छा सोर्स है। ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, स्पिनच, ये सब चीज़ें खाएं। दीज ऑल आर गुड सोर्स ऑफ इट, ये अपना आई हेल्थ के लिए अच्छे। और जैसे हमने बच्चों की बात की, 40s को टच करते तो कैटरेक्ट की भी बात की। इसके अलावा एक एज ग्रुप होता है न्यू बॉर्न, बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो न्यू बॉर्न में भी लाइक प्री मैच्योर जो बच्चे होते हैं या फिर न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं, उनके आई चेकअप के लिए एक ROP स्क्रीनिंग कई बार डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो व्हाट इज़ दैट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में। ROP स्पेशली न्यू मदर्स, जो अभी मदर्स बनने वाली हैं या न्यू मदर्स हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। ROP, तो ROP का फुल फॉर्म होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। रेटिनोपैथी मतलब रेटिना की प्रॉब्लम, प्री मैच्योरिटी मतलब जो भी बच्चा 36 वीक या 37 वीक से पहले, 36-37 वीक से पहले पैदा हो रहा है, उनका जो आँख का रेटिना होता है जो कि सिग्नल्स भेजता है ब्रेन में, वो रेटिना का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ होता है। क्योंकि जो नॉर्मल 9 महीने बोले जाते हैं, 9 महीने पे ही रेटिना का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। तो जो भी बच्चे इससे पहले पैदा हो जाते हैं, 35, 34, 36, वो सारे बच्चे ROP होने के रिस्क पे होते हैं। तो ROP में अगर रेटिना डेवलप नहीं होता तो जो हिस्सा डेवलप हो गया है और जो नहीं डेवलप हुआ है, तो अनडेवलप्ड एरिया जो है वो अपनी जगह से डिटैच हो जाता है, हट जाता है। और कई बार इससे विजन, नज़र कम हो जाता है लाइफ लॉन्ग के लिए। और अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया जाए या टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो ये ब्लाइंडनेस भी कर सकता है बच्चों में। तो स्पेशली फॉर पीडियाट्रिशियन, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर
कोई भी बच्चा उनकी क्लिनिक में पैदा होता है 34 हफ्ते का, 35 हफ्ते का, तो डेफिनेटली उसका विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज आरओपी या रेटिना स्पेशलिस्ट जो होते हैं या आरओपी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनसे चेकअप ज़रूर करवाइए। उसको ये मत सोचिए कि हम पहले बच्चे को होने दो 3-4 महीने का फिर करा लेंगे या 1 महीने बाद करा लेंगे, वैसा मत करें। एक फर्स्ट चेकअप तो विद इन अ वीक करा ही लेना चाहिए, क्योंकि जो भी कमज़ोर बच्चे हैं या जल्दी पैदा होते हैं वो सारे बच्चे थोड़े फिजिकली भी वीक होते हैं, तो वो ऑक्सीजन पे रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं, तो ये रहता है कि पहले हम बच्चे की जान को देखें या बच्चे का डेवलपमेंट देखें। उसमें कई बार आंखें मिस हो जाती हैं, आंखों का चेकअप मिस हो जाता है कि चलो आप बाद में करा लेंगे, या दिमाग में ही नहीं आता क्योंकि उनकी जनरल कंडीशन ओवरऑल बहुत ख़राब होती है। बट उसके बावजूद भी एज अ प्रोटोकॉल सबको हफ्ते 10 दिन के अंदर रेटिना बच्चे का चेकअप करा देना चाहिए, क्योंकि वो ट्रीटमेंट एक डिफरेंट लाइन पे चलता है। आपकी जनरल हेल्थ जो डॉक्टर देख रहा है वो अच्छी बात है, पर रेटिना ये आंखों की हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आपने बच्चे को बड़ा कर दिया, हेल्दी कर दिया, उसकी आंखें डेवलप नहीं कर पाए ठीक से, वो ब्लाइंड हो गया, तो वो भी बहुत गलत है। तो आंखों का डेवलपमेंट रेटिना डॉक्टर को दिखाना मस्ट है। रेटिना स्पेशलिस्ट ही आरओपी के लिए ट्रेंड है। कोई भी जनरल डॉक्टर या जनरल आई सर्जन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है आरओपी को देखना, डायग्नोज करना और मैनेज करना। तो रेटिना एक ब्रांच है आई में ही, रेटिना स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, वो लोग देखते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार इंजेक्शंस लगते हैं बच्चों की आंख में रेटिना डेवलपमेंट करने के लिए, कई बार एडवांस केस में सर्जरीज भी करी जाती हैं, चश्मे का नंबर दिया जाता है। तो इसलिए आरओपी ट्रीटमेंट बहुत मस्ट है, और सारी मदर्स को ये जानना चाहिए कि अगर उनका बच्चा पहले पैदा हुआ है तो अपने डॉक्टर से पूछे कि क्या इसको आरओपी या आई चेकअप की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये है। थैंक यू सो मच। ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रिटिकल मुझे लगता है कि ये जो अवेयरनेस नहीं है पर होनी चाहिए इस चीज़ की। इसके अलावा मेरे ऑडियंस के लिए क्विक टिप्स आप कुछ देना चाहते हैं? हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। अगर कुछ बातें हम लोग जनरल आई हेल्थ के बारे में बात करें कि हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो वैसे तो आँख अपना ध्यान खुद ही रखती है। अगर आप आँखों को कुछ हार्म नहीं पहुँचा रहे हो तो उसको किसी हेल्प की ज़रूरत होती भी नहीं है। आँखें अपने आप ही टीयर्स बनाती हैं, साफ रखती हैं, कुछ भी नहीं होता। प्रॉब्लम तभी आती है जब हम उसको कुछ डिस्टर्ब करें। अगर हम उसको दिन भर स्क्रीन पे रखेंगे तो वो डिस्टर्ब हो रही, तो फिर आपको ट्रीटमेंट चाहिए। तो बेसिकली उन चीज़ों से बचें जो आंखों को डैमेज कर रही हैं, चाहे स्क्रीन टाइम हो ज़्यादा, एक्सेसिव पॉल्यूशन में आप जा रहे हो, इन चीज़ों पे जा रहे हो, तो उससे बचने की कोशिश करो। नहीं बच पा रहे हो तो आंखों की हेल्थ ठीक रखो। टीयर ड्रॉप जैसे हमने डिस्कस किया ड्राइनेस के लिए, दैट्स अ गुड थिंग। ड्राइनेस को बढ़ने से रोकने के लिए टीयर ड्रॉप बहुत अच्छा टूल है। आंखों को साफ पानी से वॉश कर ले। साल में एटलीस्ट एक बार हर किसी को डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में डेंटल चेकअप और आई चेकअप मैंडेटरी है एवरी ईयर। तो वैसे ही यहाँ पे भी, क्योंकि पहले इंडिया में इतना आई प्रॉब्लम्स नहीं थी, पर अब इंडिया में भी आई प्रॉब्लम बढ़ गई बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस। तो मुझे लगता है कि साल में एक बार चेकअप कराइए। जिन लोगों को नंबर है चश्मे का उनको तो एक साल ही, उनको 6 मंथली चेकअप कराना चाहिए। जिनका नंबर चेंज हो रहा है दे शुड गो एवरी 6 मंथ। हर बच्चे का चेकअप स्कूल जाने से पहले एक बार डॉक्टर के पास होना ही चाहिए एट द एज ऑफ 3 years। भले उसको वो कंप्लेंट है नहीं है, नंबर है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। 3 साल की उम्र में एक चेकअप कराना चाहिए। तो ये सब आई केयर टिप्स हैं। हेल्दी डाइट खाइए, आउटडोर बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ करिए, यही सब चीज़ें हैं जो आंखों को हेल्दी रखती हैं। इनके अलावा एक और डिजीज़ हम लोग ने जो डिस्कस नहीं करी वो है ग्लोकोमा, जिसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो ग्लोकोमा या कॉमनली लोग बोलते हैं काला मोतिया। ये काला मोतिया क्या होता है, या कहीं मुझे काला मोतिया तो नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी कि काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया दोनों अलग अलग बीमारियाँ हैं। सफ़ेद मोतिया मतलब कैटरेक्ट सबको होता है, हर कोई उसका इलाज कराता है, ऑपरेशन कराता है, ठीक होता है। पर काला मोतिया सबको नहीं होता। काला मोतिया कुछ ही लोगों को होता है। मे बी यू कैन से 10%, 15% लोगों को काला मोतिया हो सकता है। अब काला मोतिया के साथ प्रॉब्लम क्या आता है कि काला मोतिया के जो सिम्टम्स हैं वो होते नहीं। मोस्टली केसेस में अर्ली डिजीज में सिम्टम आता ही नहीं है, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको काला मोतिया है कि नहीं। इसीलिए उसको साइलेंट डिजीज बोलते हैं कि सर साइलेंट डिजीज चुपचाप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और आपकी जो आंख की नस है जो कि लाइट के सिग्नल्स को ब्रेन में भेज रही है। ओके, कैटरेक्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई वाइट दिखने लग जाती है। कैटरेक्ट में वाइट दिखने लगती है एडवांस कैटरेक्ट में, प्लस कैटरेक्ट में आंख के अंदर का लेंस खराब होता है। ओके लेकिन इसमें आंख की नर्व खराब हो रही है, जो आपकी ऑप्टिक नर्व है जो कि ब्रेन को सिग्नल भेज रही है, वो डैमेज होने लगती है। तो सिम्टम आता नहीं है कुछ भी, और पेशेंट को विजन वाइज भी कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब प्रॉब्लम पता लगता है तब तक ऑलमोस्ट 80-90% डैमेज हो चुका होता है। प्रॉब्लम पहले क्या आती है? कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यही तो प्रॉब्लम है। फर्स्ट सिग्नल क्या आता है? फर्स्ट सिग्नल कुछ लोगों को हेडेक होता है। ओके, हेडेक होता है, रोज
शाम को हेडेक होने लगता है, आंखों के अराउंड पेन होता है, अर्ली मॉर्निंग पेन होता है, ये सब है सिम्टम्स। पर ये सिम्टम्स जब आते हैं तब तक डैमेज पहले से हो चुका होता है। ओके। ये अर्ली सिम्टम्स नहीं है, ये ऑलमोस्ट लेट सिम्टम, तब तक डैमेज हो चुका होता है। तो इससे बचने का बेस्ट उपाय कि जब आप, जो मैंने बताया कि हर साल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आप डॉक्टर से एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछो कि क्या मुझे ग्लोकोमा का रिस्क तो नहीं है। तो डॉक्टर भी कोशिश करेगा कि वो कहीं मिस तो नहीं कर रहा, वो आपकी आंख की नर्व को स्पेशली देख रहा है, क्योंकि कई बार कहता है अपने ऊपर से देखा, चश्मा नहीं है, सब ठीक है जाओ। लेकिन अगर आप आंख में ड्रॉप डालते हो, डायलेट करते हो, क्योंकि हम लोग मोस्टली लोग जाते हैं दुकान से चश्मा लेते हैं और चश्मा लगाते हैं, उसके आगे डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, क्योंकि हमें चश्मे का प्रॉब्लम है, चश्मा लगाया काम खत्म। लेकिन वैसा नहीं है। तो आप डॉक्टर के पास जाओ, उनसे स्पेसिफिकली पूछो कि भाई मेरा नर्व ठीक है कि नहीं ठीक है, तो फिर उस हिसाब से देखेगा कि हाँ इसका नर्व हेल्दी है कि नहीं है। आंखों का प्रेशर बढ़ना भी एक साइन है ग्लोकोमा का, तो आंख का प्रेशर हर डॉक्टर चेक करता है अपनी क्लिनिक में। अगर प्रेशर का रेंज ज़्यादा है तो वो सस्पेक्ट करता है कि शायद ग्लोकोमा हो, तो फिर उसके और टेस्ट कराते हैं। तो इसलिए ग्लोकोमा के बारे में अवेयरनेस जरूरी है, स्पेशली उन लोगों को जिनके पेरेंट्स को ग्लोकोमा है। और ग्लोकोमा किस एज ग्रुप में आता है? करेक्ट। सो ग्लोकोमा मोस्ट कॉमनली या मैक्सिमम केसेस में 40 साल के बाद ही आता है। 40 साल से पहले एक आधी बीमारी ऐसी है जिसमें उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन वो उन सब लोगों को जिनका कम एज में ग्लोकोमा आता है उन सबको हेडेक का प्रॉब्लम होता ही होता है। लेकिन 40 साल के बाद वाले ग्लोकोमा साइलेंट होते हैं, पता ही नहीं चलते, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आफ्टर 40 जब आप जाते हो, 40 की एज में सबको पास का चश्मा भी आता है, तो आपके को डॉक्टर के पास तो जाना ही है। तो मेक श्योर करो कि ग्लोकोमा का चेकअप भी उस टाइम पे करा लो अपना, तो उससे डिजीज आगे बढ़ने से रुक जाएगी। एक बार डायग्नोस हो गई बीमारी तो दवाइयों से उसको आप आगे बढ़ने से रोक सकते हो। रिजल्ट बहुत अच्छे दवाइयों के, ब्लाइंडनेस का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो किसी की फैमिली में अगर ग्लोकोमा है तो बच्चे को ग्लोकोमा होने का चांस अगेन डबल हो जाता है। तो फैमिली में ग्लोकोमा है तो उनको तो लिए तो मस्ट है कि हर साल ग्लोकोमा का चेकअप कराएं। किसी के पेरेंट्स या किसी के ब्लड रिलेटिव्स ब्लाइंड हो गए ग्लोकोमा से, तो उनको भी अगेन बहुत रिस्क है कि वो ग्लोकोमा उनके साथ भी वैसा ही हो। तो ये है कि ग्लोकोमा का आप रेगुलर चेकअप कराते रहिए, दैट इज गुड इनफ। ओके। और आई डोनेशन की अगर हम बात करें तो आई डोनेशन इज अ वेरी नोबल थिंग, और मुझे लगता है हम सबको करना चाहिए आई डोनेशन। तो एक मिसकंसेप्शन है कि आई डोनेशन कब करें, कैसे करें, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूँ जो कि आई डोनेशन के लिए जाना जरूरी है। तो कोई भी आदमी आई डोनेशन कर सकता है। पहली चीज, आई डोनेशन कब करते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि जिंदा रहते हैं आंख निकाल लेते हैं या क्या होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है। आई डोनेशन मरने के बाद ही होता है। जैसे कोई भी ऑर्गन मरने के बाद डोनेट करते हैं, वैसे आई भी मरने के बाद ही डोनेट होती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमने अपनी किडनी डोनेट कर दी, तो क्या हम अपनी आई डोनेट कर सकते हैं अपने बच्चे को या अपने रिलेटिव को? तो वैसा नहीं होता। आई डोनेशन में वो अलाउड नहीं है। आई डोनेशन मरने के बाद ही होता है। पहले 4 से 6 घंटे के अंदर ही आई डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 6 घंटे के बाद आंख खराब होनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो दूसरे के किसी काम नहीं आ सकती। तो आई डोनेशन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है कि अपने फैमिली, आप जिसके साथ रह रहे हो उस एज ग्रुप में, जब आपका बहुत ओल्ड है जो भी है, तो अपने रिलेटिव्स को बता के रखो कि आई वांट दिस, मुझे आई डोनेशन करना है। तो जब भी, और जो भी नियरेस्ट आई बैंक है उसका नंबर पहले से प्रोक्योर करके रखो कि ये आई बैंक है, क्योंकि आई डोनेशन हर जगह नहीं होता, हर अस्पताल में नहीं होता। उसके सेंटर्स है, दिल्ली में भी 3-4 सेंटर्स होंगे जहाँ पे आई डोनेशन पॉसिबल है, तो उनका नंबर लेके रखो। अपनी फैमिली को अपना विश बता के रखो कि मैं मरूंगा तो मेरे आई डोनेशन कराना है, तो जैसे कि उनको पता रहे कि हाँ ये चाहते थे। वरना क्या होता है, कई लोग आई डोनेशन के लिए प्लेज कर लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं कि आई विल डोनेट माई आई, बट उन्होंने अपने बच्चे को बताया नहीं हुआ है। तो जब बच्चे को नहीं बताया तो कैसे डोनेशन होगा? क्योंकि डिसीजन तो मरने के बाद फैमिली को ही लेना है कि आई डोनेशन करना है कि नहीं करना है। तो वो मैसेज क्लियर होना चाहिए। आई डोनेशन के लिए वो लोग आते हैं। आई डोनेशन में अच्छी बात है कि पहले पूरी आंख निकाली जाती थी आई डोनेशन में, अब आंख नहीं निकालते, सिर्फ आपका जो ब्लैक पोर्शन है कॉर्निया, सिर्फ इसको ही कट करके निकालते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो बहुत खराब नहीं लगता आंख फेस, और प्लस ब्लीडिंग और ये सब चीज़ें नहीं होती, ब्लड नहीं आता, वो सब नहीं होता। प्लस एक वो कॉस्मेटिक आई लगा देते हैं ऊपर से टेम्परेरी, जिससे कि जो भी आपके लास्ट उसमें आ रहा है वहाँ पे उसको भी बहुत ऑड ना लगे कि क्या कर रखा है आँख पे। तो है, और आई डोनेशन बहुत ही नोबल चीज़ है। जो भी आप डोनेट करते हो आई, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो किसी दूसरे आदमी को लग सकती है। एक आदमी 2 लोगों की जान आँख की रोशनी ला सकता है। मान लो 2 बच्चों का या 2 लोगों का कॉर्निया खराब है, तो एक ही आदमी की दोनों कॉर्निया से दोनों बच्चों को फायदा हो सकता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा,
आई डोनेशन बहुत ही नोबल चीज़, अगेन मैं बोलूँगा कि हम सबको करना चाहिए। इंडिया में इतना ज़्यादा कॉर्निया में ब्लाइंडनेस है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा आँख सफ़ेद लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्निया अवेलेबिलिटी नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो 2 साल की वेटिंग, 3 साल की वेटिंग है कॉर्निया डोनेशन के, कॉर्निया अवेलेबिलिटी के लिए। तो अगर हम लोग डोनेट करें आए तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है बिना किसी खर्चे के। इसमें ऐसा भी नहीं कि कोई खर्चा होता है, आपको देना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। वो आता है कॉर्निया निकालने में 5 मिनट का टाइम, अगेन 5 मिनट में वो निकाल लेता है। तो इट्स वेरी क्विक प्रोसीजर। तो वो निकालेगा और वो यूज़ करेगा। कॉर्निया का क्वालिटी ख़राब है तो उस पर जो स्टूडेंट्स हैं रिसर्च कर सकते हैं, वो भी एक फैक्टर है कि ऐसा नहीं कि आपका कॉर्निया डस्टबिन में चला जाएगा। किसी का कॉर्निया ख़राब भी है तो उस पर रिसर्च होता है, उस पर बच्चे सीखते हैं, सर्जरी सीखते हैं, तो वो भी काम आता है। तो किसी का भी कॉर्निया वेस्ट नहीं जाता। अगर हम बोले कि आपका कॉर्निया वेस्ट जा रहा है तो ऐसा नहीं, वेस्ट नहीं जाता, वो काम आता ही आता है। चाहे पेशेंट के काम है, चाहे रिसर्च के काम है, वो तो काम तो आना ही आना है। तो डोनेशन, आई डोनेशन इज अ मस्ट। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू भावना जी, थैंक यू। और मैं अपने ऑडियंस को बोलूँगी कि कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। हम दोबारा डॉक्टर के साथ Definitely. पॉडकास्ट करेंगे और दोबारा आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना जी। Thank you. थैंक यू।